आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फोटो सिस्टम, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि फोटो सिस्टम है क्या। फोटो सिस्टम आपके जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर जो ग्रैनल थैलेक्वाइड है और जो स्ट्रोमल थैलेक्वाइड है, उन थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये है क्या, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, है क्या बाबू? ये आपका एक ऐसा सिस्टम है जो फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। डैट मीन्स इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये सोलर लाइट एनर्जी को यानी सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ये जान लो, ये प्रेजेंट ऑन थैलेक्वाइड एंड स्ट्रोमल मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? थैलेक्वाइड और स्ट्रोमल मेम्ब्रेन। ये देख लो, मैंने यहाँ क्लोरोप्लास्ट बनाया, ये क्लोरोप्लास्ट है सिंपल सा। इसका ये क्या थैलेक्वाइड है ना। एक को अगर मान लो बच्चे तो ये थैलेक्वाइड है, इसका ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन पर एक और एक दो इस पे प्रेजेंट होगा, इसमें भी ऐसे ही करके दो प्रेजेंट होंगे। ये स्ट्रोमल थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है और ये ग्रैनल थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। तो इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा आपका कौन? फोटो सिस्टम। अब ये जानिए कि इसके पास कैपेसिटी क्या होती है कि ये अच्छे से सोलर लाइट यानी सनलाइट एनर्जी का यूज कर सकेगा। क्लियर है? आखिर ये दो फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कहां से? टू फोटो सिस्टम होते हैं किसी भी क्लोरोप्लास्ट में ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो ये कॉन्सेप्ट आया इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट से। इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या कहता है बच्चे? ये कहता है कि जब आपका शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज किया गया, मतलब 650 टू 680 नैनोमीटर, तो उतना स्पीड आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। लेकिन जब यूज किया गया लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट तो भी उतना स्पीड नहीं हुआ, नॉर्मल चल रहा था बच्चे। लेकिन जब दोनों को सिमुलेटेनियसली यूज किया गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनहेंस किया। कितना परसेंट से? 25% से, है ना। जब दोनों को सिमुलेटेनियसली यूज किया गया, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट वाले को और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट वाले को। जो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट आपका है वो फोटो सिस्टम सेकेंड है और लॉन्ग वेवलेंथ वाला लाइट कौन है आपका? फोटो सिस्टम 1। यानी जब दोनों पर आपका, दैट मीन्स दोनों जो फोटो सिस्टम है उस पर जब आपका दो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को फेंका गया, यानी कि इमर्ज कराया गया, मतलब डाला गया दोनों पर सोलर लाइट का, तो पाया क्या गया कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो 25% से इंक्रीज कर गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आया है टू फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब जान लेते हैं ये फोटो सिस्टम किस तरीके का दिखता है। तो उसके लिए कुछ जूम आउट करना पड़ेगा। ये देखो, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका ग्रैनल थैलेक्वाइड है। मैंने इसको जूम किया तो ये आपका इस तरीके का दिखा, है ना। ये एक निकाल दिया मैंने तो ग्रैनल थैलेक्वाइड एक बाहर निकला। इसके पास दो फोटो सिस्टम है, एक PS2 है, एक PS1 है। फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम 1 बच्चे। फोटो सिस्टम सेकंड के पास कितना लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का है? 650 टू 680। इसके पास कितना है बाबू? 700 टू 730। अब बात ये समझो कि जब आप इसको या इसको जूम करोगे तो आपका जो फोटो सिस्टम है, चाहे वो फोटो सिस्टम फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, दोनों आपका ऐसा ही दिखेगा। इसमें मेनली आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट की अगर बात करते हो तो ये सबसे ऊपर में आपका है क्लोरोफिल ए, जिसको आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था रिएक्शन सेंटर। उसके बाद ये नीचे में आपके बहुत सारे अदर पिगमेंट्स हैं, लगभग 100 अमाउंट में पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या कहते हैं इसको एंटीना। क्या कहते हैं? एंटीना। थर्ड में आपका कौन आ जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होगा, है ना, दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होगा। उसके बाद आपका आता है इंजाइम। ये आपका क्या फोटो सिस्टम का एक बोल सकते हैं सिंपल सा बोल सकते हो फिगर है, इसमें आप आराम से समझ सकते हो इसको। क्लियर है बच्चे? अब देखिए रिएक्शन सेंटर जो आपका है उसमें क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। अगर PS1 की बात करते हैं तो PS1 का क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब करेगा कितना लाइट ऑफ एनर्जी? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जबकि PS2 कितना एब्जॉर्ब करेगा? PS2 एब्जॉर्ब करेगा बच्चे आपका 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ। PS1 PS2 सुनने में थोड़ा अलग सा लग रहा है। पहले डिस्कवर्ड कौन हुआ? पहले डिस्कवर्ड हुआ बच्चे PS, देखो ध्यान से, आपका काम करता है पहले PS2, लेकिन डिस्कवर्ड पहले हुआ PS1, इसीलिए PS1 को PS1 कहा जाता है। बात ध्यान समझना, डिस्कवर्ड
बाद में हुआ है PS2। पहले हुआ PS1, इसीलिए PS1 कहा जा रहा है, लेकिन लॉजिकली PS1 PS2 थोड़ा अलग हो जाएगा अगर काम करने के हिसाब से देखोगे तो। ठीक है, अब बात ये कर लो कि LHC जो है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये 100 ऑफ पिगमेंट को रखे रहता है, सिर्फ क्लोरोफिल ए इसके पास नहीं रहता। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बाबू आपका जो मैक्सिमम सोलर लाइट है, सनलाइट है, उसका यूज करता है, यूटिलाइजेशन करता है, और यूटिलाइज करने के बाद ये सारे एनर्जी को क्या करता है, क्लोरोफिल ए के पास, दैट मीन्स रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल मेथड विच इज कॉल्ड रेजोनेंस मेथड। यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए बाय रेजोनेंस मेथड। मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया किसने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने, और वो एक दूसरे से ट्रांसफर करता हुआ कहां लेके चला गया, क्लोरोफिल ए के पास। मैंने पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसको आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। क्लियर है। अब आप आ जाइए थर्ड में, क्या है आपका, इसका जो सेकंड सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये आपका क्लोरोफिल ए जो है उसके फोटो ऑक्सीडेशन को रोकता है। मतलब डायरेक्ट लाइट आपका इस पर जल्दी नहीं पड़े, इसके लिए क्या होता है बच्चे, इसके लिए आपका फोटो ऑक्सीडेशन को रोकने में आपका कौन मदद करता है, आपका मदद करता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अगर बात कर लेते हैं थर्ड की, दैट मीन्स की प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन किससे, आपके रिएक्शन सेंटर से। जब सारा काम होगा, रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जो एक्सेप्ट करेगा बच्चे, उसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम अगर सेकंड की बात करेंगे तो उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन है। और अगर आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट वाले की बात करोगे तो इसका फेरोट यानी फेरस सल्फर है। कौन है, फेरस सल्फर, याद रखना है। इसका कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरस सल्फर, और इसका कौन है बच्चे, इसका आपका है फियोफाइटिन। क्लियर है। ये आपका हो गया। लास्ट आपका क्या है, इंजाइम। इंजाइम मेनली वाटर के ब्रेक में हेल्प करता है, मतलब कि आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल कॉम्प्लेक्स सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो कि आपका फोटो सिस्टम सेकंड के पास प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये आपका फोटो सिस्टम हुआ। नाउ हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन के स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन समझने से पहले आपको मैं फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या डिफरेंस है ये समझा देता हूँ बच्चे। फोटो सिस्टम सेकेंड जो है उसका क्लोरोफिल ए जो है वो 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको P680 लिखा है, मतलब फोटो सिस्टम 680। इसका क्लोरोफिल ए जो है 700 नैनोमीटर के लाइट वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई कि फोटो सिस्टम 1 को P700 लिखा है एनसीईआरटी ने। इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बच्चे उसको फियोफाइटिन कहते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड वाले को, और इसमें बोलते हैं FeS, दैट मींस फेरस सल्फर। इसमें देख लीजिए बाबू, इसको डिस्कवर्ड सेकंड हुआ है, ये डिस्कवर्ड फर्स्ट हुआ, दैट्स वाई कि इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, उसको फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। इसका पोजीशन कहाँ होता है ये बाबू देख लो आप, यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड ओनली प्रेजेंट है ग्रैनल थैलेक्वाइड में, और आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ग्रैनल थैलेक्वाइड में भी है, यहां पर देख लो ग्रैनल थैलेक्वाइड में भी है, साथ ही साथ एस्ट्रोनल थैलेक्वाइड में भी है। मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ग्रैनल एंड एस्ट्रोनल थैलेक्वाइड दोनों में होगा, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड जो है ओनली प्रेजेंट होगा आपके कहां, ग्रैनल थैलेक्वाइड में। ये डिफरेंस हुआ। नाउ अब हम लोग समझ लेंगे क्या, अब हम लोग समझेंगे स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन में आपका होता क्या है। तो पहले आप ये देख लो, ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका ग्रैनल थैलेक्वाइड है, ये आपका स्ट्रोमल थैलेक्वाइड है, ये आपका स्ट्रोमा है। मैंने बताया कि आपके ग्रैनल थैलेक्वाइड पर PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होंगे, और स्ट्रोमल थैलेक्वाइड पर ओनली कौन प्रेजेंट होगा, PS1। क्लियर है। तो आपका सबसे पहले होगा क्या, आपका सबसे पहले ये जो आपका मैं निकाल देता हूं इसको बाहर, तो इसको बाहर निकालने पर ये निकलेगा क्या, PS1 और PS2 दोनों अलग अलग। दैट मीन्स की ये जो आपको नजर आ रहा है ये मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। ठीक है, किसका मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। अगर पूरी तरीके से बात की जाए तो ये स्ट्रोमा थैलेक्वाइड पर फोटोसिंथेसिस परफेक्ट तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही है ना, होगा लेकिन परफेक्टनेस के साथ नहीं होगा। परफेक्टनेस के साथ होने के लिए क्या चाहिए उसको चाहिए ग्रैनल थैलेक्वाइड जिस पर PS2 भी रहे और PS1 भी रहे। ठीक है, तो ये देखो आपका जो थैलेक्वाइड है, ग्रैनल थैलेक्वाइड, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर पर
यानी मेम्ब्रेन के ऊपर में ही, दैट मींस मेम्ब्रेन पर ही लगा रहता है क्या, आपका फोटो सिस्टम। तो ये दोनों जो फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम 1 है वो सिमुलेटेनियसली क्या होगा, इस पर आपका लाइट इमिट होगा, दैट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट इस पर इमिट करेगा 680 का PS2 पर और 700 का PS1 पर। जैसे ही बाबू इस पर लाइट इमिट करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है दैट मींस की रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। जैसे ही रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो अपना एनर्जी किसको देगा, कौन एक्सेप्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। PS2 का आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। यहां देख लो, यहां पड़ेगा तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इसका एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, इसका PaEA, दैट मींस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कौन है, फेरस सल्फर है। बात यह है बच्चे कि इसकी जो एनर्जी है PeA की, यानी आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन की, वो यहां से यहां कैसे पहुंचेगी, बात ये समझनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लो हुआ क्या क्या। पहले हुआ बोथ PS एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सिमुलेटेनियसली, मतलब दोनों PS के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया गया सिमुलेटेनियसली, मतलब एक साथ, है ना। उसके बाद PS2 का जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट किसने किया, उसको एक्सेप्ट किया आपके फियोफाइटिन ने। और PS1 का जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट किसने किया, फेरस सल्फर ने। अब इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को चाहेगा कि आगे पहुंचाएं। तो आगे पहुंचाने के लिए इसको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करे और फिर वापस दूसरे को दे भी, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हो, मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को आप कहते हो क्या, रिड्यूस हो रहा है वो, मतलब रिडक्शन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या कहते हो, ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। मतलब आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो एक बार रिडक्शन करे, एक बार ऑक्सीडेशन करे, एक बार रिडक्शन करे, एक बार ऑक्सीडेशन करे। इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी, दैट मींस की वो इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फोटो सिस्टम सेकंड के पास पहुंचा दे, ताकि पूरे एनर्जी का, जो पूरा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से यूज हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा कि बीच में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स लाने पड़ेंगे जो कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन से लेकर क्या करे, PS1 तक पहुंचा दे। यानी वह मॉलिक्यूल जो कि आपका इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है आपके फियोफाइटिन से लेकर PS1 तक, वो मॉलिक्यूल्स होते कौन है, वो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। अब बात ये समझने वाली है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स किस तरीके से काम करते हैं बच्चे। देखो, इलेक्ट्रॉन कैरियर करता है क्या, मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या करेगा, ये रिडक्शन कर लिया, यानी रिड्यूस हो गया। अब ये अगले इलेक्ट्रॉन यानी अगले कैरियर को देने वाला है, तो ये इसको जैसे ही देगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस से ऑक्सीडाइज, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब जब ये लिया है तो लेने वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस। वापस ये किसी और को देगा तो ये क्या कहलाएगा, वापस से किसी को दिया तो क्या कहलाएगा बाबू, ऑक्सीडाइज। यानी कहने का मतलब एक बार रिड्यूस होगा, एक बार ऑक्सीडाइज होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, है ना। रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। और इसके पास जो ये काम करने की कैपेबिलिटी है इसको पोटेंशियल कहते हैं, यानी रिडॉक्स पोटेंशियल। तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसी को हम लोग डाउन हिल कहते हैं, यानी हायर रिडॉक्स पोटेंशियल टू लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल। इसके पास ज्यादा पावर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और अगले को पहुंचाने की कैपेसिटी थी, तो ये हायर कहलाएगा। ये लास्ट में लेगा तो इसको लोअर कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना होता है जिसके पास कैपेसिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करे, मतलब कि ले और आगे पहुंचाए। तो इसको क्या कहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपस में ऐसे करके लिंक्ड रहेंगे एक दूसरे से। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जब आपस में इस तरीके से लिंक्ड रहेंगे एक दूसरे से, तो इसको हम लोग कहेंगे एक चेन, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दैट मीन्स the biomolecules which pass the electron from one to another called electron carriers, and the chain which is made up of electron carrier and link for phiophytin to photosystem 1 called ETC, electron transport chain। यानी क्या किया है आप देख लो, ये आपका फियोफाइटिन है,
थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन को लेकर कहाँ पहुंचाया, PS1 के पास। यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आया था, जो थियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया था किससे, PS2 के रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए से, वो दे दिया किसको, थियोफाइटिन को। दैट मींस PS2 के क्लोरोफिल 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो आ गया थियोफाइटिन के पास, और थियोफाइटिन से कहाँ गया, R फॉर PQ मतलब यहाँ देख लो प्लास्टोक्यूनिन। प्लास्टोक्यूनिन पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो आपके, प्लास्टोक्यूनिन जो है पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो आपके थियोफाइटिन के सबसे नजदीक होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये रिड्यूस हुआ पहले, उसके बाद ऑक्सीडाइज होना है इसको भी, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये जो जिसको दिया वो सेकंड वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम B6F। तो ये पहले रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन लिया, उसके बाद ये दूसरे को देगा तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो ये किसको देगा, ये देगा आपके PC को, मतलब प्लास्टोसाइनिन को, जिसको मैंने कोड किया है ग्रीन से, G4 ग्रीन से। तो इस ये लिया, तो ये पहले क्या होगा, पहले रिड्यूस होगा बच्चे, उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज होना है, तो ये अपने किसको दे देगा, PS1 को। जैसे ही बच्चे ये अपने PS1 को देगा तो PS1 पूरा अलबला जाएगा, कहेगा बाप रे बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को देगा PEA मतलब अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब फेरस सल्फर को। फेरस सल्फर भी उसको रखेगा नहीं, वो अगले को दे देगा फेरोडॉक्सिन को। अब ये फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा NADPH बनाने में, जिसको मैंने पहले ही बताया है। NADPH क्या होता है, निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। तो ये बनाना जरूरी क्यों है कि हाइड्रोजन जमा रहे, और साथ ही साथ इसका यूज कहाँ होगा, आपके कहाँ यूज होगा इसका, जब मैं बनाऊंगा ATP वहां यूज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, NADP+ आपका है अंदर में, वो NADP+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, साथ में हाइड्रोजन भी आकर ऐड होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो साथ में जैसे ही ऐड होगा तो आपका क्या बनेगा, NADPH बनेगा और हाइड्रोजन प्लस निकलेगा। इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज होगा। अब बात ये कर लो कि ये कैसे होता है, इसको समझने से पहले ये समझो कि अगर NADP सिर्फ है और एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके साथ, यानी एक प्रोटॉन, H+ का मतलब क्या, प्रोटॉन, और E का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेगा तब क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। लेकिन जब प्लस इसके पास है, मतलब कि क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले से ले रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए 2 प्रोटॉन भी चाहिए, तो 2 यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, तो एक हाइड्रोजन बाहर में छूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले जाकर जोड़ देगा इसमें, तो आपका NADPH+ होगा, जो कि यहाँ मैंने दिखलाया है। तो ये आपका क्या हुआ, आपका हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे काम किया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों जरूरी है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसलिए जरूरी है बच्चे क्योंकि आपका जितना इलेक्ट्रॉन PS2 के पास था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, वो इलेक्ट्रॉन चला गया आपके NADPH के बनाने में। तो आपका जो PS2 है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जब PS2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसके पास वापस से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो PS2 क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसीलिए क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में होता क्या है, इस PS2 के पास क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। वाटर इससे जैसे ही टकराता है तो आपका 2 हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेगा वो आपका वापस से फोटो सिस्टम यूज कर लेता है और वापस से इस चेन को चलाना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये चेन रुकना नहीं चाहिए, अगर ये चेन रुक गया तो प्लांट में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, एक तरीके से धीमा पड़ जाएगा, या बोल सकते हैं कि एक तरीके से रुक जाएगा, क्योंकि ये सारे स्टेप्स क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कारण है कि अगर यहां से यहां जाना है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो ये देगा कैसे, किसको, थियोफाइटिन को देगा कैसे, थियोफाइटिन को मिलेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा नहीं तो आपका NADPH का फॉर्मेशन होएगा नहीं, NADPH का फॉर्मेशन होएगा नहीं तो आपका जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा, और लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन की ओर प्रोडक्ट जाएगा नहीं। डार्क रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपका ATP चाहिए और NADPH चाहिए। तो ATP और NADPH जब तक बनेगा नहीं लाइट रिएक्शन में तब तक डार्क रिएक्शन होगा नहीं, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए PS2 को वापस से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, वो आएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। क्लियर है कि हुआ क्या, यहाँ देखो
इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम पड़ गया pH2 के पास, व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन pH2 द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स विच एसोसिएटेड विद pH2 के पास है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट करेगा किसमें, 2H+ में, 2 इलेक्ट्रॉन में और हाफ O2 में, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाएगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो pH2 के पास चला जाएगा वापस से इसको चालू करने के लिए, यानी वापस से बनाए रखने के लिए बोल सकते हैं। हाइड्रोजन जो है वो जाएगा एटीपी फॉर्मेशन के लिए, है ना, कहाँ जाएगा, दैट मीन्स कि जब एटीपी बनता है तो यह स्ट्रोमा की ओर जाता है हाइड्रोजन। बताऊंगा मैं, इसका हाइपोथेसिस बहुत इजी है, समझ में आएगा आपको। जो आपका ऑक्सीजन है वो डबल बनकर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये आपका क्या क्या मैंने आज डिस्कस किया, ध्यान से समझ लो। हम लोगों ने आज डिस्कस किया फोटो सिस्टम है क्या, फोटो सिस्टम वर्क करता कैसे है, फोटो सिस्टम वर्क जब कर लेता है तो उसके बाद स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन कैसे काम करेगा। स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन को पूरे अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने ETC समझा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब पूरी तरीके से काम कर लिया तो हमने समझा वाटर स्प्लिटिंग क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी।